हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का सिग्मा गुरुकुल पे एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों 2 या 3 दिन क्लास नहीं हो पाई, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से स्मार्ट बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, बट वो अब प्रॉब्लम ठीक हो गई है और अब क्लासेस वैसे ही रेगुलर चलेंगी जैसे आपकी क्लासेस चल रही थी। तो आप सभी ये बात जानते होंगे, मैं मोहित कुमार जो कि आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ और सिग्मा गुरुकुल एकेडमी पर मैथ्स पढ़ाता हूं, प्लस ऑनलाइन भी हम बच्चों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारी क्लास बच्चों चल रही है विजयी बैच की क्लास, इसमें हम लोगों ने 2 एग्जाम पर मेनली फोकस किया है। एक आने वाला आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम और दूसरा जो एसएससी जीडी का एग्जाम होगा। तो जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिस करने का ये एक बहुत अच्छा मौका है और ये आपकी तैयारी में स्टार्स ऐड करेगा, 4 चांद लगाएगा। तो चलिए बच्चों, 6 क्लास हम लोग मैथमेटिक्स की कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो 6 क्लास नहीं देखी है तो आप उनको ज़रूर देखना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं और मैंने अच्छे तरीक़ों से कराने की कोशिश की है। और आज हम लोग 7वीं क्लास बच्चों शुरू कर रहे हैं और आप अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। हम लोग भी कॉन्टीन्यूअस क्लास आपको देते रहेंगे। और क्योंकि ये सारी क्लासेस देखिए बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लेकिन कभी कभी बीच में छोटी मोटी अगर प्रॉब्लम आ जाए और 1-2 दिन क्लास ना हो पाए तो आप लोग प्लीज़ पैनिक मत करना, क्योंकि क्लास ज़रूर होगी। कभी कभार टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम जल्दी ही ठीक करके और दोबारा से क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय श्री राम। क्लास नंबर 7 विजयी बैच, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों मेंसुरेशन से रिलेटेड। देखिए, इन अ सर्टेन रेक्टेंगल, किसी रेक्टेंगल में लेंथ और विड्थ का रेशियो आपको गिवन है और एरिया भी आपको गिवन है 150। तो आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो ध्यान देना बच्चों, लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई, इनका रेशियो आपको गिवन है 3:2। साथ में एरिया गिवन है 150। अब अगर लेंथ को हम लोग क्या मान ले 3x और ब्रेड्थ को हम लोग मान ले 2x, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यही एरिया होता है। आप सभी लोगों को रेक्टेंगल यानी आयत का एरिया जरूर पता होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया हमें कितना गिवन है 150। लेंथ हमारी है 3x और ब्रेड्थ है 2x जो कि 150 के बराबर होगा। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे 50 और 2 से कैंसिल करेंगे तो 25, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, x की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब जो लंबाई है वो हो गई 3x यानी कि 3 × 5 15, और चौड़ाई आ जाएगी 2x यानी कि 2 × 5 10, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का परिमाप, पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये अपना आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 15 + 10, 15 + 10, तो आंसर आ जाएगा 25 दूनी 50, ऑप्शन बी। ठीक है। तो रेक्टेंगल में 2 से 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो हमें दिया हुआ था और एरिया गिवन था, पेरीमीटर आपको निकालना था। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करके जाना। और कुछ बच्चों को अगर ये लगेगा कि ये क्वेश्चन आसान है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आरआरबी एनटीपीसी का प्रिलिमिनरी एग्जाम और एसएससी जीडी का एग्जाम, उसको टारगेट करके ये क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं। और वहां पर बच्चों ऐसे ही सीधे साधे हल्के से सवाल आते हैं। अगर यही बैच एसएससी सीजीएल का बैच होता तो क्वेश्चंस का लेवल कुछ और होता। तो आप लोग, एक चीज से बच्चा बहुत ज्यादा भ्रमित होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। क्या, जो आजकल अलग अलग वेबसाइट्स पर जो मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, बच्चा उनको देखकर कभी कभी घबरा जाता है कि सर क्या इस लेवल का क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी या जीडी एग्जाम में आ सकता है। तो आप मॉक टेस्ट पर नहीं बच्चों,
प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जाना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हम लोग कराते हैं ये या तो आरआरबी एनटीपीसी या एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं, ठीक है ना। तो लेवल के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। जब मुश्किल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग थोड़े अच्छे क्वेश्चन करें, जब पेपर बहुत आसान लेवल का है तो उसी लेवल की हम लोग तैयारी करें। तो जिसको ये क्वेश्चन आसान लगे तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन केवल 2 एग्जाम को टारगेट हम लोग करते हैं, आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी जीडी। उसके अलावा हम एसएससी का एक और बैच अभी लेके आएंगे जनवरी 2025 में, क्योंकि जो जनवरी में जो सीजीएल होगा उसके लिए हम एक स्पेशल प्रैक्टिस बैच शुरू करेंगे इस बैच को खत्म करने के बाद। तो वहां पर क्वेश्चंस का लेवल फिर एसएससी के हिसाब से होगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुकेश टुक सम लोन फ्रॉम अ बैंक एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। इफ ही क्लियर्ड हिज लोन बाय पेइंग 7,05,600 at the end of 2 years, then what was the amount of loan that he had taken? एक आदमी ने कोई लोन लिया और उसको 2 साल में वापस कर दिया इतने पैसे देकर। जब हम अपना लोन वापस करते हैं ब्याज समेत तो उसको क्या बोला जाता है? अमाउंट या मिश्र धन, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है सीआई में? ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मिश्र धन या अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल 1 + r/100 और इसकी पावर t या n। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम कितना लगा। तो अमाउंट हमें गिवन है 7,05,600 रुपए वापस किए। प्रिंसिपल आपको निकालना है, प्रिंसिपल का मतलब होता है हमने जितना लोन लिया था, और रेट आपको गिवन है 5%। तो 5/100 बच्चों कितना हो जाएगा? 1/20 1/20 और टाइम है 2 साल का। तो ये आ गया 70,56,00 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू, देखो ये हो गया 21/20 और 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का स्क्वायर होता है 400। अब इसको इधर ले आइए तो 705600 इंटू 400 अपॉन 441, ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करना और सॉल्व करके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपका आंसर कितना आया, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि कैलकुलेशन आप ज़्यादा कोशिश करें। अगर मैं सारी कैलकुलेशन कर दूंगा तो फिर आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है कि क्या आंसर आया। ये आपका सॉल्यूशन मैंने कर दिया पूरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मोटरसाइकिल कवर्स 50 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 25. What must be the speed of motorcycle for the next 50 kilometer so that the average speed of the whole journey is 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल, एवरेज स्पीड या औसत चाल, आपको औसत गति निकालनी है, एवरेज स्पीड। और ये क्या होती है? टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी अपॉन टोटल टाइम, यही एवरेज स्पीड होती है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर 25 की स्पीड से कवर किया और फिर 50 किलोमीटर किसी और स्पीड से कवर किया, और जो एवरेज स्पीड आई वो आई 30, यानी कि एवरेज स्पीड आपको गिवन है 30। और एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस है 50 और 50 100 किलोमीटर। और नीचे क्या होता है? टोटल टाइम। जब 50 किलोमीटर 25 की स्पीड से तय करेगा तो उसको 2 घंटे लगेंगे, और अगले जो 50 किलोमीटर है उसमें उसको उसकी स्पीड क्या रही ये निकालनी है, यानी कि कितना टाइम लगा। तो यहां पर आ जाएगा 100 टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ये हो गया 2, और ये वाली जो स्पीड है ये हमें मालूम नहीं है, तो यही वाली स्पीड हमें निकालनी है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 2 कैसे आया? पहले 50 किलोमीटर 25 की स्पीड से कवर किया है तो 2 घंटे लगेंगे, और अगले 50 किलोमीटर किस स्पीड से तय करे ये आपको निकालना है। अब यहां ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, 3 इक्वल्स टू 10, यहां आ जाएगा 2x प्लस 50 और x चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10x। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6x प्लस 50 का 3 गुना 150
इक्वल्स टू 10x और 10 में से 6 गया बच्चों 4x इक्वल्स टू 150 और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 37.5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी ये हमारा आंसर होगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस आपको गिवन था और टाइम में से एक स्पीड आपको गिवन थी, दूसरी स्पीड आपको निकालनी थी और एवरेज स्पीड भी गिवन थी। ठीक है, तो दूसरी स्पीड को हमने x मान लिया और x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 37.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ a इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स एंड b इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ a एंड b। देखिए a एवरेज है किसका, पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का, नेचुरल नंबर्स का। पहले 5 नंबर क्या होंगे, यही होंगे 1 2 3 4 5 और इनका एवरेज क्या आ जाएगा, देखिए ये टोटल हो जाएगा 15 और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ गया 3, यानी a की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद निकालते हैं b है पहले 5 नंबर के स्क्वायर का एवरेज। तो पहले 5 नंबर यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इसको भी डिवाइड कर देंगे 5 से, ये आ जाएगा आपका 41 50 55 अपॉन 5। तो b की वैल्यू आ गई 11। हमें निकालना था a प्लस b कितना होगा, तो a की वैल्यू 3 आई, b 11, तो टोटल हमारा आंसर आ गया 14। व्हाट इज द एवरेज ऑफ a एंड b, हाँ जी सॉरी, आपको a और b का एवरेज निकालना था। तो a और b का एवरेज क्या होगा, आप इस 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज ऑफ a एंड b, तो 14/2 यानी कि 7 हमारा आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, आसान सा सवाल है। पहले 5 नंबर्स का एवरेज निकालना है और पहले 5 नंबर के स्क्वायर्स का, उनके वर्गों का एवरेज निकालना है और फिर जो दोनों एवरेज आएंगे उनका एवरेज निकालना है। तो दोनों एवरेज टोटल हो गए 14 और 14 का एवरेज तो उसको 2 से भाग कर दो, 7 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सम ऑफ मनी इज लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 20% रेट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years. It would fetch 3133 more interest if interest is compounded half yearly. देखिए बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इसका इतना शानदार तरीका बताऊंगा, बस आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। पहले मैं क्वेश्चन की आपको हिंदी समझाता हूं। एक आदमी ने किसी पैसे को 20% के ब्याज पे लिया 2 साल के लिए, लेकिन अगर वही पैसा हाफ ईयरली लिया जाता, हाफ ईयरली का मतलब है 2 साल को 6-6 महीने, यानी 2 साल के 4 भाग हो जाएंगे। हाफ ईयरली का मतलब ये होता है रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। तो 20% 2 साल के लिए अगर इसको हम हाफ ईयरली लेंगे तो ये 10%, यानी कि रेट तो आधा हो जाएगा और जो टाइम है 2 वो 4 हो जाएगा। 4 साल नहीं होगा, 2 साल के 4 हिस्से हो जाएंगे 6-6 महीने करके। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हिस्से हो जाते हैं तो आपको ब्याज थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की खास बात यही होती है, समय जितना बढ़ेगा पैसा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ध्यान देना, एक बार तो 20% दिया 2 साल के लिए, तो बच्चों एक शब्द होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट, या इसको कहते हैं हिंदी में ब्याज की प्रभावी दर। इसका मतलब क्या होता है, 20% 2 साल के लिए देंगे। इफेक्टिव रेट का मतलब होता है कि 2 साल में कुल कितने % ब्याज मिला। इफेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है, 2 साल में कुल कितने % ब्याज मिला। तो पहले 20% पे दिया था 2 साल के लिए, तो 2 साल का टोटल रेट कैसे निकलेगा, 20 + 20 गुणा 20/100, और ये बच्चों आ जाएगा 44%। तो 44% ब्याज मिलता अगर 2 साल के लिए 20% पे दिया जाता, लेकिन अगर उस 2 साल के 4 भाग हो जाए और रेट हो जाए आधा। हाफ ईयरली का मतलब फिर सुन लीजिए, रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। तो यानी कि अगर इसी का मैं इफेक्टिव रेट निकालूं 10% का 4 साल के लिए, तो सीधा 4 साल का नहीं निकलेगा, पहले 2 बार का निकलेगा। तो 10 + 10
और प्लस 10 गुणा 10/100, ठीक है, ये आ गया 21%। ये हुआ पहले 2 हाफ ईयर का, यानी अब 2 साल के 4 हिस्से हो गए, तो पहले 2 हिस्सों का आ गया 21, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही फिर इस 21 के साथ जो तीसरा 10 है वो ले लेंगे, और 21 गुणा 10/100, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा 33.1। ये कितने का हो गया? 3 हाफ ईयर का। पहले 6 महीने और दूसरे 6 महीने का तो हो गया 21, फिर तीसरे जो 6 महीने हैं उसके साथ इसको इंक्लूड करेंगे, 33 आ गया। और अब आखिरी वाला निकालेंगे तो 33.1 प्लस 10 और प्लस 33.1 इंटू 10/100, और ये आ जाएगा 46.41%, ठीक है। इसको आप लोग याद भी रख सकते हो। देखो 10% का इफेक्टिव रेट 2 बार के लिए कितना होता है? 21, क्योंकि 10% बहुत ज्यादा रिपीट होता है। 10% का इफेक्टिव रेट क्या होता है? 21, अगर 2 साल है या 2 बार ब्याज निकाला गया है। अगर 3 साल है तो 33.1 याद रख लेना, और अगर 4 है तो 46.41। अब देखना ध्यान से, अगर 2 साल के लिए ब्याज पे देते तो 44% कमाते, लेकिन 2 साल के 4 हिस्से कर देते तो 46.41% कमाते, यानी कि कितना फालतू कमाया? 2.41%। और इसी की वैल्यू किसके बराबर है? 3133 के। तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3133 अपॉन 2.41। इसको आप सॉल्व करेंगे, ऊपर 100 आएगा, ये 241 से पूरा 13 पे कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू आ गई 1300। और आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यही हमारा प्रिंसिपल होता है। तो 100% कितना आ जाएगा? 1300 में 2 जीरो और ऐड कर देंगे तो 1,30,000। तो बच्चों ध्यान रखना, आप चाहो तो याद भी रख सकते हो कि 10% का 2 बार के लिए इफेक्टिव रेट 21 होता है। अगर 3 साल के लिए दिया जाए तो 33.1% होता है, और अगर 4 साल के लिए ब्याज पर दिया जाए 10% के रेट से तो 46.41 इतना परसेंट आपको ब्याज मिलेगा। तो पैसा देखो वही था, अगर 20% पे 2 साल के लिए देते तो 44% कमाई होती, और अगर उसी 20 को 10 कर देते लेकिन 4 हिस्सों में ब्याज लेते तो फिर आपको 46.41% मिलता। तो आपको 2.41% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता, जो किसके इक्वल है? 3133 के। तो वहां से 1% की वैल्यू 1300 और 100% की वैल्यू 1,30,000, ये हमारा आंसर होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इफेक्टिव रेट आपको निकालना आना चाहिए। और इफेक्टिव रेट निकालना बहुत आसान है। 2 साल 2 निकालना है तो दोनों को जोड़ो और प्लस दोनों की गुणा करके 100 से डिवाइड कर दो। अगर 3 का निकालना है तो 2 का निकाल के फिर दोबारा से निकाल लो। 4 निकालना है तो एक और बार वो प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। बाकी कुछ बच्चे 5%, 10%, 20% इतने इफेक्टिव रेट्स को याद भी करके जाते हैं। तो एक टेबल भी आप अपनी बना सकते हो कि 10% का इफेक्टिव रेट क्या होता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। 5, 10 और 20% को याद कर लेना, उसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 men कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। 20 आदमी किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, और 24 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं। 24 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं। तो 5 से 5 कैंसिल और 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 और 6। इसका ये मतलब हुआ 5 आदमी और 6 महिलाओं की काम करने की क्षमता यानी कि एफिशिएंसी आपस में बराबर है। तो M/W आ गया कितना? 6/5। इसका मतलब जो आदमी है वो एक दिन में 6 काम कर सकता है। आदमी की एफिशिएंसी 6 और महिला एक दिन में 5 काम कर पाती है। अब क्या पूछा गया है, अगर 30 आदमी और 12 महिलाएं उस काम को करें तो कितने दिन लगेंगे? तो क्या निकालना है आपको? टाइम। और टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब वर्क क्या है? या तो आप ये वर्क ले लीजिए या आप ये वर्क ले लीजिए, क्योंकि दोनों वर्क आपस में बराबर है। 20 आदमियों ने जो काम 5 दिन में किया,
24 महिलाओं ने वही काम 5 दिन में किया, तो ये दोनों वर्क आपस में बराबर हैं। और इसी काम को अगर 30 आदमी और 12 महिलाएं मिलके करें तो काम तो यही है, तो हम रख देते हैं 20m × 5, ये तो हो गया वर्क। और अब इस वर्क को किससे करवाना है? 30 men + 12 वुमेन। तो m की वैल्यू रख दीजिए, m की वैल्यू 6 है, तो 20 × 6 हो गया 120 × 5 अपॉन 30 × 6 180 और प्लस 12 × 5 60। तो ये आ गया 120 × 5 हो गया बच्चों 600, और ये आ जाएगा 180 और 60 240। तो 0 से 0 कैंसिल, और ये आपका 12 से कैंसिल कर दो, 5/2 या 2.5 डेज, तो 2.5 दिन में काम हो जाएगा। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन टाइम एंड वर्क का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है कि जब कुछ आदमी किसी काम को करे और कुछ और महिलाएं या कई बार बॉयज भी होते हैं, तो सबसे पहले काम को इक्वल रखेंगे। वर्क को इक्वल रखने से क्या आ जाती है? एफिशिएंसी। और फिर लास्ट में वर्क को ऊपर रख दीजिए, और एफिशिएंसी किसकी लेनी है? जिनसे आपको बाद में वो काम कराना है, ठीक है। और टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। द डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल टावर। देखिए एक सिलेंड्रिकल टावर है, एक सिलेंड्रिकल टावर है जिसका डायमीटर कितना है? 10 और हाइट है 21, यानी कि ये तो 21 है और डायमीटर 10 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 5। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व्ड सरफेस। देखिए किसी भी सिलेंडर का CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH। लेकिन आपको क्या निकालनी है? कर्व सरफेस एरिया की कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। जब भी आपको कॉस्ट निकालनी हो तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इनटू पर स्क्वायर कॉस्ट, ठीक है। तो एरिया तो कितना आ जाएगा? 2πRH, तो 2 × 22/7, रेडियस है 5, और आपकी जो हाइट है वो कितनी है? 21। और साथ में 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट आपको दे रखी है 8 रुपये, तो 8 से गुणा कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा 7 ये 21। तो 2 × 5 ये तो हो गया 10, और 22 × 3 66 × 8 66 × 8, तो ये हो जाएगा 480, और 528 × 10 यानी कि 5280 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर से समझा देता हूं एक बार। एक सिलेंडर, जैसे आप ये सोच सकते हो, ये जो पेन मेरे हाथ में है ये लगभग सिलेंड्रिकल शेप का है, मुझे इसके चारों तरफ कपड़ा लपेटना है। देखिए 2 टाइप का एरिया होता है सिलेंडर में, एक कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं इस पेन पे कंप्लीटली कपड़ा लपेट दूं तो वो है टोटल सरफेस एरिया, और अगर मैं इसके चारों तरफ एक कपड़ा लपेटूं तो वो है कर्व सरफेस एरिया। अब उस कपड़े की कॉस्ट दे दी गई कि 1 मीटर स्क्वायर 8 रुपए का है, तो टोटल पहले हम एरिया निकालेंगे और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कॉस्ट आ जाएगी। तो मैंने एरिया निकाल लिया और फिर पर स्क्वायर मीटर से गुणा कर दिया, और आपका आंसर ये आ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द राजधानी ट्रेन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 75 km/h फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस d and then travels another distance equal to 2d at a speed of 100 in the same direction as earlier. Find the average speed. देखिए दोबारा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ गया, तो अब हम इसको जल्दी से सॉल्व कर देंगे। अभी अभी आपको मैंने बताया था एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए यहाँ पे कोई डिस्टेंस गिवन नहीं है, तो आप डिस्टेंस को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। आप डिस्टेंस को मान लीजिए 100, तो पहले उसने 100 किलोमीटर कवर किया और उसके बाद उसने इसका डबल यानी कि 200, ठीक है। पहला 100 किलोमीटर कवर किया 75 की स्पीड से, तो ये आ गया टाइम, और अगला 200 किलोमीटर उसने कवर किया 100 की स्पीड से, ये आ गया दूसरा टाइम। तो ऊपर आ गया 300 अपॉन ये हो जाएगा 4/3 और प्लस ये आपका आ जाएगा 2, तो ये आ गया 300
अपॉन 3 दूनी 6 और 4 10, और ये 3 जाएगा ऊपर, 0 से 0 कैंसिल, तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 90 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन नहीं था, आप अपनी मर्जी से डिस्टेंस को d को 100 मान लीजिए, अगला डिस्टेंस 2d है, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस, और नीचे क्या आता है टोटल टाइम, और टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एवरेज स्पीड आपकी आ गई। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 7:11। किसी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का रेशियो है 7:11, तो टोटल बच्चे हो गए 18, और टोटल बच्चे हैं 3420। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3420 अपॉन 18, और आपको बताना है स्कूल में लड़कियां कितनी है, तो लड़कियां कितनी है 11, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 की वैल्यू को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 3420 अपॉन 18 इंटू 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, 18 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 18 1 जा 18, 50 16, 9 पे चला गया, तो 19 इंटू 11 कितना आ जाएगा 209, यानी कि 2090 गर्ल्स। ये आपका आंसर। तो रेशियो का एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो गिवन है और उनकी टोटल वैल्यू भी गिवन है, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, लड़कियां 11 हैं, 1 की वैल्यू से 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल गर्ल्स आ गई। अब बॉयज निकालने हैं तो गर्ल्स को माइनस कर दो, बॉयज आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर, दोबारा से एक सिलेंडर का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। एक सिलेंडर की रेडियस गिवन है 11 और इसकी हाइट गिवन है 21। ठीक है, और आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो ये तो कुछ भी सवाल नहीं है, वॉल्यूम हो जाएगा πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 11 इंटू 11 और हाइट है 21। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 22 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 11 के लिए हो जाएगा ये 242 और ये हो जाएगा 33। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 33 का डबल तो ये 7986, ये आंसर आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 7986 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, रेडियस आपको गिवन है, आपको हाइट गिवन है, तो बस फॉर्मूला लगाइए और मल्टीप्लाई में गलती मत करना, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Applied to a bill of 10,000 the difference between a discount of 30% and two successive discounts of 22% and 8%। देखिए एक 10,000 रुपए की चीज है, 10,000 रुपए क्या है MRP। अब इस पे दुकानदार ने दो ऑप्शन दिए कि या तो आप 30% का फ्लैट डिस्काउंट ले लीजिए। फ्लैट डिस्काउंट का मतलब होता है 10,000 पे सीधा सीधा 30% लेस हो जाएगा, और या फिर आप दो डिस्काउंट ले लीजिए, 22% का पहले और फिर उसके बाद 8% का। तो याद रखना 22 और 8 हो गया 30 और ये हो गया 30। फ्लैट डिस्काउंट हमेशा ज्यादा होता है अगर टोटल सेम हो, तो ये कम है और वो यही पूछ रहा है कि ये कितना कम होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर टोटल डिस्काउंट निकालेंगे कि कितना मिलेगा, क्योंकि जब दो डिस्काउंट होते हैं तो टोटल डिस्काउंट क्या होता है A प्लस B माइनस AB अपॉन 100। तो A प्लस B यानी कि 22 प्लस 8 माइनस 22 गुणा 8/100। तो देखो 22 और 8 हो गया 30, यहां भी डिस्काउंट मिलता है 30, इसका मतलब इतना डिस्काउंट हमें कम मिलेगा। तो 22 इंटू 8 ये कितना आ गया 176, यानी कि 1.6% लेस डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप 30% के बजाय इस डिस्काउंट को चूज करते हैं। मेरी बात आप फिर से ध्यान से समझिए, अगर एक दुकानदार आपको दो ऑफर दे कि या तो आप सीधा सीधा जो MRP है उस पे 30% का डिस्काउंट ले लो, या फिर आप उस 30% को दो भागों में ले लो, 22% और 8%। तो अगर टोटल सेम है 22 और 8 30
और पहले भी क्या मिल रहा है 30, तो जो दो भागों में बट गया वो हमेशा कम होता है। और कितना कम होता है? ये जो लास्ट वाला पार्ट है माइनस वाला। तो अगर हम ये वाला डिस्काउंट लेंगे तो हमें 1.676% कम मिलेगा। किसका? 10,000 का। तो आपका आंसर क्या होगा? 10,000 का हम निकाल देंगे 1.6%। तो पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और परसेंट हटाएंगे 2 जीरो, ये कैंसिल। तो 176 रुपये हमें कम डिस्काउंट मिलेगा अगर हम 30% के बजाय ये दोनों डिस्काउंट ले लेते हैं। तो याद रखना, फ्लैट डिस्काउंट हमेशा बेटर है अगर आपका डिस्काउंट का टोटल सेम है। कई बार तो इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि इन चारों में से कौन सा डिस्काउंट बेटर है। तो ध्यान रखना, अगर टोटल सेम है तो फ्लैट डिस्काउंट हमेशा अच्छा होता है, ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ ए एंड बी इज 4:5 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज 5:6 इफ दे सेव 200 एंड 300। देखिए, दो लोगों की सैलरी का रेशियो आपको दिया हुआ है, सैलरीज का, और उनके एक्सपेंडिचर खर्चे का रेशियो, और उनकी सेविंग्स भी आपको दे रखी है। ए और बी, इनकी सैलरी का रेशियो है 4:5। निकालना क्या है? सैलरी ऑफ ए। सैलरी का रेशियो है 4:5, तो सैलरी को मान लेते हैं 4x और 5x। एक्सपेंडिचर का रेशियो, खर्चे का रेशियो है 5:6, और ये 200 रुपये बचाता है और ये 300 रुपये बचाता है। तो एक चीज आपको जरूर मालूम होगी कि किसी भी आदमी की जो सैलरी है वो किसके इक्वल होती है? उसका खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर प्लस उसकी सेविंग्स, उसकी बचत। अब अगर मैं सैलरी में से सेविंग माइनस कर दूं तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे 4x माइनस 200 अपॉन 5x माइनस 300 इक्वल्स टू 5/6। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। दो लोगों की सैलरी है 4x और 5x, और सैलरी में से वो 200 रुपये बचाते हैं और दूसरा 300 रुपये बचाता है। तो अगर आप सैलरी में से सेविंग को माइनस कर दोगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें दिया हुआ है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो। ये हो गया 24x माइनस 1200 इक्वल्स टू 5 × 5 25x और माइनस 5 × 3 1500। तो 25 में से 24 गया, सिंगल एक x, और 1500 में से 1200 गया 300। x की वैल्यू 300 आ गई। a की सैलरी निकालनी थी, इसकी सैलरी है 4x यानी कि 4 × 300, तो आंसर आ जाएगा 1200 रुपये, ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखना सैलरी किसके बराबर होती है? एक्सपेंडिचर और सेविंग के। सैलरी निकालनी थी, उसको x मान लिया, सेविंग गिवन थी तो सैलरी में से सेविंग माइनस कर दिया, तो आपको किसका रेशियो मिलेगा? एक्सपेंडिचर का। रेशियो भी हमें गिवन था, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना था। कुछ लोग यहाँ ट्रिक भी लगाते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन इतनी आसान कैलकुलेशन है कि ट्रिक में जितना टाइम लगेगा नॉर्मल सॉल्व करने में भी आपको उतना ही टाइम लगेगा। तो आप बेसिक सीखो, ट्रिक जब जरूरत होगी तो मैं जरूर बताऊंगा, जब कोई अच्छा मुश्किल सवाल होगा। जैसे पीछे 1-2 क्वेश्चन आए भी हैं तो वहां मैंने पूरा मेथड यूज ना करके छोटा मेथड यूज किया, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको कंसेप्ट को समझना जरूरी है, बेस को समझना आपको जरूरी है। तो यहां मैंने बेस पे बात की कि सैलरी, एक्सपेंडिचर और सेविंग में क्या रिलेशन होता है। अगर आपको ये रिलेशन आता है तो आप ये सारे क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन द नंबर्स आर डिवाइडेड द रिमाइंडर आर 7 and 6। देखिए, पहले तो ग्रेटेस्ट नंबर जब भी आ जाए तो ग्रेटेस्ट वर्ड का मतलब होता है HCF, लेकिन इस क्वेश्चन में HCF तो आपको निकालना ही है, लेकिन साथ में आपको रिमाइंडर्स दिए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब आपको HCF निकालना हो और रिमाइंडर्स आपको गिवन हो तो पहले रिमाइंडर्स को माइनस करना, फिर HCF निकालना। तो दो नंबर हमें गिवन है 1658 और 2038। तो सबसे पहले इसमें से आप रिमाइंडर माइनस कर दो, यहां से 7 और यहां से 6, तो हमारे पास आएगा 1651 और 2032।
अब आप इन दोनों का HCF निकाल दीजिए। सबसे पहले देखिए 1 पे ही जाएगा, 1651 माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया 1, 1, 13 में से 5 गया 8 और 19 में से 16 गया 3, 381 आ गया। अब 381 से डिवाइड कर दीजिए 1651 को, तो ये पहले 4 पे जाएगा मेरे ख्याल से, 5 पे तो जाएगा नहीं, आगे निकल जाएगा। 381 का 4 गुना कितना आ जाएगा, 4, 4 8 32 का 2 3 और 12 और 3 1524 आ गया, 1524। 11 में से 4 गया 7 और 2 1, 127। अब इससे डिवाइड कर दीजिए 381 को, 3 पे चला गया और जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही नंबर आपका क्या होता है, HCF। तो हमारा आंसर होगा 127। मेन बात इस क्वेश्चन में क्या थी, 2 चीजें। सबसे पहली, जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना होता है तो वो HCF का क्वेश्चन होता है, और दूसरी बात, अगर रिमाइंडर गिवन है तो रिमाइंडर को माइनस करिए और माइनस करने के बाद जो 2 नंबर आए उनका HCF निकाल देना, वही आपका आंसर होगा। यानी कि 127 से अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यहां रिमाइंडर 7 बचेगा और यहां रिमाइंडर 6 बचेगा, ठीक है ना। तो HCF का क्वेश्चन अगर रिमाइंडर के साथ आ जाए तो रिमाइंडर माइनस करना और फिर आप लोग HCF निकालना। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने 26 किलो सॉल्ट, जिसकी कॉस्ट है 2 रुपए किलो, तो 26 किलो और 2 रुपए किलो, 26 इंटू 2 यानी कि 52 रुपए का हो गया, और 30 किलो 3 रुपए 60 पैसे पर केजी, तो 30 की गुणा अगर हम करेंगे 3 रुपए 60 पैसे से तो ये आ जाएगा 108 रुपए। तो इसका मतलब टोटल 160 रुपए का नमक खरीद लिया, ये आ गई कॉस्ट प्राइस। और फिर सबको मिला के 3 रुपए पर केजी पे बेच दिया, यानी पूरा आपस में मिला दिया, तो ये टोटल हो गया 56 किलो, 3 रुपए के हिसाब से बेच दिया। 56 का 3 गुना आ गया 168, 168। तो 160 रुपए में कोई चीज खरीदी, 168 रुपए में बेच दी, तो 8 रुपए कमाए 160 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, 20 और 20 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो 5% हमारा प्रॉफिट आ गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। एक आदमी ने 26 किलो नमक खरीदा 2 रुपए किलो के हिसाब से, तो 52 रुपए का नमक खरीद लिया। फिर उसने 30 किलो नमक खरीदा 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलो के हिसाब से, तो 108 रुपए का खरीद लिया। तो टोटल उसके पास 160 रुपए का नमक खरीद लिया, कॉस्ट प्राइस। और फिर बेचा कैसे, पूरा का पूरा आपस में मिला दिया, यानी कि 30 किलो और 26 किलो, 56 किलो को 3 रुपए के हिसाब से प्रति केजी या पर किलो बेच दिया 168 रुपए में। तो 160 रुपए में खरीदा, 168 रुपए में बेच दिया, तो 8 रुपए का फायदा कमाया 160 रुपए पे। आपका टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 5%, 5%, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल सा हिसाब किताब, जिसे आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। कितने में खरीदा, कितने में बेचा, यही प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 15, ए, बी और सी किसी काम को 4, 8 और 16 दिनों में कर सकते हैं। ए किसी काम को कर सकता है 4 दिन में, बी 8 दिन में और सी 16 दिन में। तो हमारा जो वर्क है वो आ गया 16। ए 1 दिन में 4 काम करेगा, बी 1 दिन में 2 काम करेगा और सी 1 दिन में 1 काम करेगा। ये इनकी एफिशिएंसी और ये हो गया वर्क। अब क्या कह रहा है, अगर तीनों के तीनों ऑल्टरनेट काम करे, ऑल्टरनेट का मतलब होता है 1 दिन में 1 ही बंदा काम करेगा। तो पहले दिन काम करेगा ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी, फिर से ए आ जाएगा, बी सी, यानी काम कैसे चलेगा, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। और काम कितना करना है, 175% ऑफ द वर्क। अब देखिए टोटल वर्क है 16, लेकिन हमें 16 काम नहीं करना, इसका 175% करना है। तो यानी कि 175/100, 25 इंटू 4, 7 और 4 चौक 16। तो हमें 16 नहीं, हमें 28 काम करना है, ये वर्क है। और ये वर्क कैसे होगा, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा और तीसरे दिन सी करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 7, है ना।
अगर पहले दिन ए करेगा 4 काम, दूसरे दिन बी करेगा 2 काम और तीसरे दिन सी करेगा 1 काम, तो 3 दिन में टोटल 7 काम हो गया और काम कितना है 28। टोटल वर्क कितना है 28, तो 7 काम है 28 करना है, 4 गुना काम करना है तो टाइम भी 4 गुना लगेगा, यानी कि 12 दिन में हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट में एक ही चीज आप ध्यान रखना कि ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन में या बारी बारी वाले क्वेश्चन में एक दिन में एक ही बंदा ज्यादातर काम करता है। तो एक दिन में एक बंदा, 2 दिन में 2, तो 3 लोग हैं तो 3 दिन का काम निकाल लीजिए। 3 दिन में 7 हो गया, 28 करना है तो 4 गुना काम 4 गुना समय, यानी कि 12 दिन में आपका 28 काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ, देखिए सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला याद कर लीजिए। जब किसी चीज को 2 बार इंक्रीज किया जाए तो वो टोटल इतनी इंक्रीज हो जाती है। अभी इफेक्टिव रेट में भी मैंने यही कराया था, वो भी यही चीज है। तो 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, यही होता है क्रमिक वृद्धि या सक्सेसिव इंक्रीज। तो ये 10.25% आ जाएगा, ये अपना आंसर। नेक्स्ट, इन व्हाट रेशियो ए ट्रेडर मस्ट मिक्स 2 क्वांटिटीज ऑफ 18 and 27 पर केजी सो दैट द प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज 25 रुपए पर किलो। देखिए 2 टाइप का कोई भी क्वांटिटी है तो मान लेते हैं एक ए और एक बी। इसका रेट है 18 रुपए किलो, इसका रेट है 27 रुपए किलो। अब इन दोनों को किस रेशियो में मिलाए कि 25 रुपए किलो हो जाए, तो ये एलिगेशन का सवाल है। 18 और 27 को मिला के 25 करना है, तो आपका रेशियो कैसे आएगा, 25 और 18 का गैप यहां लिख देंगे और 27 और 25 का गैप यहां लिख देंगे, 2:7। ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो 2 चीजों को मिला के अगर तीसरी चीज बनानी हो तो एलिगेशन मेथड का यूज कीजिए। 18 और 27 को मिला के 25 करना था, तो 18 इधर लिखो, 27 यहां लिखो, 25 बीच में, इन दोनों का गैप इनके सामने, इन दोनों का गैप इनके सामने, यही होता है एलिगेशन मेथड। तो 2:7 में अगर इन दोनों को मिलाओगे तो इनका जो प्राइस है वो 25 रुपए किलो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन परचेज 25 लीटर ऑफ मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹25 पर लीटर। एक आदमी ने 25 लीटर दूध खरीदा और 25 रुपए पर लीटर के हिसाब से खरीदा, यानी कि 625 रुपए का खरीद लिया और फिर उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया और कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया। देखो 25 में 5 लीटर पानी अगर मिलाएगा तो 30 लीटर हो गया और रेट उसने यही रखा 25, तो अब उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 750 रुपए, यानी कि ये तो है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। तो 625 की चीज 750 में बेच दी, यानी कि 125 रुपए कमाए 625 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, ये उसका प्रॉफिट आ गया। तो 125 से 5 पे कैंसिल और ये 20 पे, 20% प्रॉफिट आ गया, ये अपना आंसर। ठीक है, तो आसान सा सवाल है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन अभी पीछे भी आया था, तो आप उम्मीद है कि इसको बड़े आराम से आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन वन आर्टिकल इज द सेम एज डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन अनदर आर्टिकल, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल कैन बी। देखो क्या कह रहा है, एक आर्टिकल का 20% और दूसरे आर्टिकल का 25% आपस में बराबर है। इसका मतलब अगर पहला आर्टिकल ए है तो वो कह रहा है ए का 20% और दूसरा आर्टिकल अगर बी है इसका 25% आपस में बराबर है, तो ये कैंसिल और ये 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो यानी कि 4A इक्वल्स टू 5B और यहां से A अपॉन B का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 5/4। ठीक है, अब देखिए किस ऑप्शन का रेशियो 5 और 4 है। यहां रेशियो होगा 5 और 6, यहां रेशियो होगा 5 और 3, इनमें रेशियो आएगा 5 और 4, तो यही अपना आंसर है ऑप्शन सी। एक आर्टिकल का 20% और दूसरे आर्टिकल का 25% आपस में बराबर है। हमने दोनों का रेशियो निकाल लिया और फिर ऑप्शन में सी में वही रेशियो है, तो सी हमारा आंसर आ जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन,
विच नंबर इज लेस देन 1 लेस देन द सम ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2310। देखिए एक नंबर है 2310, इसके हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 23 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। तो यानी कि 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 23 की पावर 1। ये तो कर दिया हमने इसका फैक्टराइजेशन, विखंडन। अब प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे, एक 2, एक 5 और एक 23, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर ही तो है। तो प्राइम फैक्टर हो गए 2, 5 और 23। और कहता है विच नंबर इज 1 लेस देन द सम ऑफ प्राइम फैक्टर। इन तीनों का सम क्या होगा, 5 और 2 7 और 23, इनका सम होगा 30। और इनमें से कौन सा नंबर प्राइम फैक्टर के सम से एक कम है, तो 30 - 1 यानी 29 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की क्लास। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 2-3 दिन क्लास रुकी थी, पर अब क्लास नहीं रुकेगी और कोशिश यही है कि ना रुके। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम बोल के नहीं आती है, कई बार हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं कि क्लास हम लोग डालना चाहते हैं लेकिन नहीं डाल पाते। तो कभी कभी अगर एक आध दिन क्लास ना आए तो आप लोग ये मत सोचना कि क्लास बंद हो गई, वो किसी कारण की वजह से क्लास नहीं आ पाती। बाकी क्लास कंटिन्यूअस चलती रहेगी, आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और कोशिश कीजिए कि हमारी जो मेहनत है वो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इन सभी जगह पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। अगर हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों आपके काम आ रहा है तो आपको केवल इतना सा काम करना है कि हमारी वीडियोस को, हमारी मेहनत को अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। बस इतनी ही आपसे गुजारिश है। और चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, नमस्कार।